चलो, यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था कि कॉन्टेक्ट फोर्स, राइट। तो कॉन्टेक्ट फोर्स में हमने दो लिए थे, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन, राइट। जो एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तब जाके वो फोर्स लगता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, राइट। उसमें फर्स्ट है वो है मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ आपको देखो फिगर में 4 मैग्नेट्स दिए हैं, है। तो अगर हम ये 4 मैग्नेट्स ना ले बल्कि 2 मैग्नेट्स ले तो भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। 3 पेंसिल ले, उसके ऊपर एक मैग्नेट को रखा है और मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल, राइट। तो दूसरा मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल अगर आप लेके आओगे तो दोनों सेम पोल होंगे, तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपल्स, राइट। लाइक पोल होंगे तब एक दूसरे से रिपल करेंगे, मीन्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। हमें इसे टच करना नहीं है, उसके पास ही दूसरे मैग्नेट को अपने हैंड से उसके पास लेके जाना है, एक दूसरे से टच नहीं करना है, राइट। तो अगर सेम पोल होंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, मीन्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, और उसके बाद हम वापस उसी मैग्नेट का पोल है वो अपने हाथों से चेंज कर दे, राइट। यहाँ पे चेंज ना करे और ये पोल को ये जो मैग्नेट है उसके पोल चेंज कर दे कि नॉर्थ के पास अगर हम ये साउथ पोल लेके जाए तो क्या होगा, दोनों अनलाइक पोल है, राइट। एक नॉर्थ है एंड एक साउथ है, देन दे कैन अट्रैक्ट और वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो यहाँ हमने देखा कि हम इससे कांटेक्ट नहीं करते हैं फिर भी मैग्नेट है वो एक दूसरे को रिपल्स एंड एट्रैक्शन, राइट, इन दो प्रॉपर्टी से वहाँ पे मूवमेंट होती है। और यहाँ पे देखो बिना कांटेक्ट के इसमें फोर्स आता है कि वो नजदीक आता है, क्योंकि मैग्नेट पास में आएगा या दूर जाएगा तो इसके हिसाब से पेंसिल भी रोल होगी। ओके, does the magnet on the roller begins to move when the other magnet is brought near it, right। तो दूसरा मैग्नेट उसके पास लाएंगे तो जो पेंसिल है वो रोलर है वो मूव करेगा, ये हमें क्वेश्चन किया है। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट, तो वो जिस तरफ मैग्नेट होगा उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। What do these observation suggest, तो हमने यहाँ बारी बारी से दोनों पोल लेके आए और क्या हमने ऑब्जर्व किया। Does it mean that some force must be acting between the two magnets, right। तो ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि दो मैग्नेट के बीच में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट, कोई फोर्स लग रहा है। तो ये हमने देखा कि लाइक पोल एंड अनलाइक पोल के हिसाब से वहाँ पे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होगा, तो वो फोर्स से ही होगा। You must have learned in class 6 that like poles of two magnets repel each other, right। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। नॉर्थ नॉर्थ पोल हो तो वो लाइक पोल होंगे और वो रिपल्स करेंगे, मीन्स दूर जाएंगे। एंड जब अनलाइक पोल्स यानी वन नॉर्थ एंड वन साउथ पोल होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश, राइट। तो यहाँ पे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन वो पुल एंड पुश, राइट, नजदीक आएगा और दूर जाएगा यानी पुल एंड पुश के फॉर्म में होगा। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कांटेक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम, तो यहाँ वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। अ मैग्नेट कैन exert a force on another magnet without being in contact with it, राइट। तो यहाँ पे मैग्नेट है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना फोर्स अप्लाई करता है। तो फोर्स exerted by a magnet is an example of a non contact force, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेना, जो फोर्स मैग्नेट थ्रू लगता है, राइट, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना होता है, इसलिए इसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। सिमिलरली द फोर्स exerted by a magnet on a piece of iron
इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, राइट। ये हम गेम की तरह खेलते हैं कि अपने डोर के पास जो आयरन होता है उसके पास अगर हम मैग्नेट लेके जाए तो वो बिना कॉन्टेक्ट के अट्रैक्ट करता है। नाउ सेकंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, टेक ए प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली टू इक्वल पीस, राइट। प्लास्टिक स्ट्रॉ को टू पीस में कट करो। सस्पेंड वन of the piece from the edges of a table with the help of a piece of thread। यहाँ पे देखो दिखाया है, उस तरह से उसे आप लगाओ। Now hold the other piece of straw in your hand and rub its free end with a sheet of paper, राइट। जो दूसरी स्ट्रो है उसके एक एंड को आप जो फ्री है, एक से आपने पकड़ा है और दूसरा जो फ्री है उससे आप रब करो। Bring the rubbed end of the straw near the suspended straw। फिर जिस जगह से आपने रब किया है वो स्ट्रो के एंड को आप यहाँ पे जो हैंग की है स्ट्रो उसके एंड के पास लेके जाओ। Make sure that the two pieces do not touch each other। What do you observe? और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, राइट। आप नजदीक लेके जाओ सिर्फ और आप ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। Next, rub the free end of the suspended piece of straw with a sheet of paper। उसके बाद यहाँ पे जो आपने हैंग किया है उस स्ट्रो के एंड को आप रब करो। Again bring the piece of straw that was rubbed earlier with paper near the free end of the suspended straw। What do you observe now? अब आप ऑब्जर्व करो कि क्या होता है, राइट। पहले जो आपने ये स्ट्रो थी उसके एक एंड पार्ट को आपने रब किया था, फिर उस ये स्ट्रो के पास लेके गए। अब इस एंड को आप रब करो और उसके बाद एक दूसरे से नजदीक लेके जाओ, क्या होता है आप ऑब्जर्व। A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been रब्ड विथ ए शीट ऑफ पेपर। तो जब आपने स्ट्रो को रब किया था तो वहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेना। सच ए स्ट्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए चार्ज बॉडी। तो यहाँ स्ट्रो है वो क्या हो गया है अब, चार्ज बॉडी, राइट। वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जिसे जहाँ से हमने रब किया था वहाँ पे चार्ज हो जाएगा। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो पहले हमने इसे चार्ज नहीं किया था, सिर्फ इस स्ट्रो के एंड को चार्ज किया था, देन हमने ये एंड को भी चार्ज किया। तो एक कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी के पास हम लेके जाएंगे, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डिफाइन होगी, राइट। आप अंडरलाइन कर लेना। This force comes into play even when the bodies are not in the contact, right? ये एक दूसरे के कांटेक्ट में हम नहीं लाते हैं, उसके नियर ले जाते हैं। तो ये कौन सा होगा, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, राइट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स therefore is another example of non contact force। You will learn about इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15, राइट। हमने आगे 15 चैप्टर किया था, उसमें ये चार्ज हमने पढ़ा था। नाउ थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं आपने ये समझा है, राइट। जो भी अर्थ है वो कोई भी चीज हो वो अपनी तरफ जिसे अट्रैक्ट करता है, राइट। आप बॉल थ्रो करते हो तो वो कितनी भी ऊपर जाए पर लास्ट में वो कहाँ पे आके गिरती है, नीचे की तरफ। सेम जो पेड़ पे ट्री पे कोई भी फ्रूट्स या हो तो वो ऊपर की तरफ गिरते नहीं है, वो सभी नीचे ही आते हैं, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। You know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hand, right? आपके हाथ से कुछ भी गिर जाए
सपोज पेन कॉइन है तो वो गिर के हाथ से छूटेगा तो वो नीचे की तरफ ही गिरेगा। लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट, राइट। वो प्लांट से गिरते हैं तब वो फ्रूट्स या लीव्स है वो कहाँ गिरते हैं, ग्राउंड पे ही। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज सो, तो इस तरह से क्यों होता है। व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज एट रेस्ट, राइट। जब वो हाथ में होता है कॉइन तो उसकी पोजीशन क्या होती है, रेस्ट होती है। एज सुन एज इट इज रिलीज्ड इट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड्स, और जैसे ही वो आपके हाथ से छूटेगा वो कौन सी तरफ जाएगा, डाउनवर्ड्स, राइट, नीचे की तरफ। इट इज क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चार्ज। कैन दिस हैपन विदाउट ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो क्या अपने आप ही इस तरह से होता है। विच इज दिस फोर्स, अगर ये फोर्स लगता है तो वो कौन सा फोर्स है। Objects or things fall towards the earth because it's pull them. This force is called the force of gravity, right? Or just gravity. दिस इज एन एट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पे आप अंडरलाइन करना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स है वो अर्थ की तरफ आता है बिकॉज वहाँ पे फोर्स होता है जिसे कहते हैं ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ओनली ग्रेविटी। और वो किस लिए होता है, एट्रैक्टिव फोर्स मीन्स अर्थ है उसे एट्रैक्ट करता है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स on all objects. The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it, right? कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो थोड़े देर रुक गया, कि वो जब काम नहीं कर रहा है, कोई चीज़ आपने फेंकी तो वो ऊपर की तरफ चली गई, कभी ऐसा नहीं होता है, राइट। तो वो ऑलवेज, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करता है। वाटर बीइंग्स टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन ए टेप, राइट। हम अपना टैप, राइट, नल ओपन करते हैं तो पानी किस तरफ बहेगा, डाउनवर्ड्स, राइट, नीचे की तरफ ही उसका फ्लो होता है। वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो रिवर का पानी है वो भी ग्रेविटी फोर्स के वजह से वो किस तरफ आता है, नीचे की तरफ, राइट। अभी कोई आप ऐसा क्वेश्चन मत करना कि हम अगर हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो स्टार्ट करते हैं तो हमारी टैंक है वो ऊपर है तो ऊपर की तरफ पानी जाता है, राइट। वो फोर्स से वहां से। नाउ gravity is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exert a force on every other object, right। ये जो ग्रेविटी है वो सिर्फ अकेले अर्थ पे ही नहीं होती है, ये पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, स्मॉल या बिग, वो ये फोर्स उस पे एक्ट करता है। दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ इसकी डिफाइन हमें मिली। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रेशर। You have learned in class 7 that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops, right? आपने देखा होगा साइक्लोन होता है, स्ट्रोम आता है, तब वो किस तरह से उसका जो फोर्स है वो कैसा होता है। यू ऑल्सो लर्न दैट winds एंड cyclones आर caused by the difference in air pressure, और ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है साइक्लोन, तो वो जो एयर का प्रेशर होता है उसके डिफरेंस की वजह से वो क्रिएट होता है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, लेट अस फाइंड आउट। ट्राई टू पुश अ नेल इनटू ए वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड, डिड यू सक्सीड, तो आप नेल है, राइट, उसका जो हेड पार्ट मीन्स ऊपर का पार्ट होता है, आप उसे वुडन में वुड में लगाने के ट्राई करो और उसमें आप सफल होंगे। ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। अब नेल को हम जिस तरह से यूजुअली लगाते हैं उसे पॉइंटेड एंड से आप वुड पे लगाओ।
तो दोनों में से किस टाइम इजीली आप इंसर्ट कर सकते हैं? कुड यू डू इट दिस टाइम? तो अब जाके जब उसका पॉइंटेड हेड आपने वुड पे लगाया तो आप इजीली उसे इंसर्ट कर सकते हो, राइट? हेड वाला है उसे वो इजीली नहीं होगा। ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विथ ए ब्लंट एंड अ शार्प नाइफ, विच इज ईजियर? राइट, आप घर पे वेजिटेबल्स आपके पेरेंट्स या आपने कभी काटा हो तो उसके ब्लंट और शार्प दोनों तरफ से आप उसे काटने की ट्राई करो। कौन से पार्ट से आप इजीली कट कर सकते हो? जो शार्प मीन्स जिसमें तेज धार होती है, राइट? डू यू गेट द फीलिंग that the area over which the force is applied, for example the pointed end of the nail, plays a role is making this task easier? और nail में भी जो pointed एंड है उससे आप अपना टास्क है वो इजीली कंप्लीट कर सकते हो, मीन्स वो इजीली इंसर्ट हो सकती है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो यहाँ प्रेशर की डिफाइन आई कि जो फोर्स है वो यूनिट एरिया पे यूनिट उसकी सरफेस पे जब एक्ट करेगा वर्क करेगा उसे कहते हैं प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। ये उसकी फॉर्मूला है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, यानी फोर्स जितने एरिया पे लगता है वो एरिया। At this stage, we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be. I now, अब पहली कह रही है कि I now understand why porter place a round piece of cloth on their head. Right? पोर्टर है वो अपने सिर पे ये ऐसा पीस क्यों लगाता है? When they have to carry heavy loads, by doing this, they increase the area of contact of the load with their head. So the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. राइट तो यहाँ है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा जब वो ये पीस अपने हेड पे गोल घुमा के लगाता है, मीन्स वो एरिया बढ़ जाएगा जिसकी वजह से जो वो लोड उठाता है उसका प्रेशर है उस पर कम लगेगा जिससे वो इतना हैवी उसे नहीं लगेगा। राइट यहाँ देखो अगर एरिया इंक्रीज होता है, राइट ये फॉर्मूला में देखो एरिया इंक्रीज होगा तो उसके हिसाब से प्रेशर कम लगेगा क्योंकि फोर्स है वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आप एग्जाम्पल लो अगर फोर्स 15 है और उसका एरिया 7 सेंटीमीटर है और वो बढ़ के अगर ज्यादा होगा तो ये फोर्स कम लगेगा। राइट जैसे जैसे ये डिजिट है वो बढ़ेगा ये डिजिट स्मॉलर होगा। राइट तो प्रेशर उसे जितना एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम लगेगा। Note that the area is in the denominator in the above expressions. So, the smaller the area, larger the pressure on a surface for the same force. राइट तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करना जहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे स्मॉलर एरिया होगा प्रेशर है वो उस पर ज्यादा लगेगा। राइट यही हमने आगे एग्जाम्पल में भी देखा और जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा प्रेशर है वो कम लगेगा। The area of the pointed end of the nail is much smaller than that of its head. यहाँ पे आपने देखा कि जो नेल है उसका एंड पॉइंट है वो स्मॉलर है, राइट एंड जो उसका हेड का पार्ट है उसका एरिया क्या है ज्यादा है। The same force therefore produce a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. और यहाँ पे उसका जो पॉइंटेड पार्ट है उसका एरिया कम होने से वहाँ पे आप इजीली प्रेशर ज्यादा दे सकते हो। राइट क्योंकि एरिया कम होगा इसलिए प्रेशर ज्यादा होगा जो हमारे लिए काम का है यहाँ पे प्रेशर, इसलिए हम एंड वाला पॉइंट है जो उसे इजीली इंसर्ट कर सकते हैं।
The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. Right? Can you explain now why shoulder bags are provided with broad straps and not thin straps? And why the tools meant for cutting and parsing always have sharp edges? तो यहाँ पे आपका जो स्कूल बैग है उसका एग्जाम्पल दिया है कि जो उसके अब शोल्डर पे जो पार्ट होता है राइट, वो क्या होता है, बोट स्ट्रैप, वो उसके जो स्ट्रैप्स है वो ब्रॉड होते हैं। क्यों? कि उसकी वजह से जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से उसका जो लोड है वो आप पे कम लगे, राइट, वरना आपके शोल्डर में पेन हो सकता है। इसलिए वो जितना ब्रॉड होगा उतना आपको रिलैक्स होगा। और कोई भी जो चीज़ होती है, टूल्स होते हैं, वो कटिंग पार्ट है वो ऑलवेज कैसा होता है, शार्प। तो पॉइंटेड पार्ट जितना होगा वो इजीली आप कोई भी चीज उसे कट कर सकते हो। डू लिक्विड एंड गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? तो क्या लिक्विड एंड गैस है उसमें भी प्रेशर प्रोड्यूस हो सकता है? डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट? तो जैसे हमने यहाँ पे देखा सॉलिड सब्सटेंस के लिए, उसी तरह क्या लिक्विड एंड गैसियस के लिए भी इस तरह से फोर्स काम करता है? लेट अस फाइंड आउट।